कंटिन्यू करते हैं। देखो अब हमको क्या करना है, ट्रायंगल के एरिया के ऊपर बात करना है, ठीक है। उसी से रिलेटेड ये क्वेश्चन दिया है, तो इस क्वेश्चन को करने से पहले कुछ बेसिक बातें कर लेते हैं जो हमने 11th-12th में करा है, ठीक है। मान लेते हैं हमारे पास एक सिंपल सा ट्रायंगल है जिसके कोऑर्डिनेट मान लेते हैं ए है, बी है, सी है, ठीक है। ए का पोजीशन कोऑर्डिनेट मान लो x1 y1 है, बी का x2 y2 है और सी का x3 y3 है, ठीक है। तो देखो यार हमने क्या पढ़ा हुआ है, अगर कोई भी ट्रायंगल के 3 कोऑर्डिनेट्स दिए हैं और अगर आप डिटर्मिनेंट की हेल्प से इसका एरिया निकालना चाहो तो कैसे निकाल सकते हो, x1 y1 1, x2 y2 1, x3 y3 1 को सॉल्व करके, लेकिन इसके साथ हाफ मल्टीप्लाई में होता है, ठीक है। तो देखो हमारे पास ट्रायंगल है, उसके 3 कोऑर्डिनेट दे रखे हैं और हम डिटर्मिनेंट की हेल्प से इसका एरिया निकालना चाहते हैं, तो उसका फॉर्मूला ये होता है, ठीक है। चलो इसको सॉल्व करेंगे, जो भी वैल्यू आएगा वो इसका एरिया होगा। एक बात बताओ, अगर हम क्या करें, इन तीनों पॉइंट को पकड़ के एक लाइन पे ला दे, कहने का मतलब ए यहाँ पे है ना, ए यहाँ पे है, हम क्या करें, सी को यहाँ से पकड़ के यहाँ पे कर दें, सी को यहाँ पे कर दें और बी को यहाँ से पकड़ के यहाँ पे कर दें, ठीक है, यहाँ पे कर दिया। तो अब क्या होगा, क्या दिख रहा है कि जो आपकी ए बी और सी है वो क्या एक सिंगल लाइन पे आ गए, ए बी सी क्या है एक सिंगल लाइन पे आ गए। तो जब देखो यार कोई भी पॉइंट्स, अलग अलग पॉइंट्स, दो या दो से ज़्यादा पॉइंट एक सिंगल लाइन पे आ जाते हैं, उनको हम क्या बोलते हैं, को लीनियर पॉइंट्स बोलते हैं। को लीनियर पॉइंट मतलब एक ही लाइन पे आने वाले पॉइंट बोलते हैं। तो उस सिचुएशन में जो एरिया ऑफ ट्रायंगल होगा वो कितने के बराबर होगा, 0 के बराबर, क्योंकि पहले क्या था, ट्रायंगल का कुछ एरिया था, लेकिन हमने क्या किया, इसको पकड़ के यहाँ पे कर दिया, इसको पकड़ के यहाँ पे कर दिया, तो ट्रायंगल बना ही नहीं, मतलब उसका एरिया क्या होगा, 0 होगा। तो ये बात याद रखना, कोई भी 3 पॉइंट है अगर वो कोलिनियर है तो उनके ट्रायंगल का एरिया 0 के बराबर होता है, और अगर कोई भी 3 पॉइंट के कोऑर्डिनेट दे रखे हैं तो डिटरमिनेंट की हेल्प से उसका एरिया हाफ x1 y1 1, x2 y2 1, x3 y3 1 के बराबर होता है, ठीक है। ये बेसिक बातें थी। अब हम क्या करते हैं, इस थ्योरम के बारे में बात करते हैं। थ्योरम क्या बोलता है, प्रूव दैट द पॉइंट्स x1 y1, x2 y2 and x3 y3 are collinear if and only if the rank of matrix A is less than 3। ये हमको A मैट्रिक्स दे रखा है और क्या बोला है कि आप ये बताओ कि x1 y1, x2 y2, x3 y3 कोलिनियर है, मतलब एक ही लाइन पे आ रहे हैं, सिर्फ सिर्फ और सिर्फ कब, जब इस मैट्रिक्स का रैंक 3 से कम हो, सिर्फ उसी कंडीशन में ये तीनों पॉइंट कोलिनियर है, मतलब एक ही लाइन पे आ रहे हैं, ठीक है। तो देखो जब भी आपको प्रूफ करने वाले क्वेश्चन मिले ना तो उसको आप दो तरीके से करना पड़ेगा। आपको पहले क्या करना पड़ेगा, ये मानना पड़ेगा कि ये पॉइंट्स क्या है, कोलिनियर है और इसका रैंक 3 से कम है। पहले क्या मानना पड़ेगा, मान लेते हैं ये कुछ ए है, बी है, सी है, तो पहले क्या मानना पड़ेगा कि ए बी सी कोलिनियर है, ए बी सी कोलिनियर है। और क्या प्रूफ करना पड़ेगा यहाँ से कि ये जो ए मैट्रिक्स दे रखा है इसका रैंक 3 से कम है। फिर क्या करना पड़ेगा, इसका उल्टा मानना पड़ेगा कि रैंक ऑफ ए क्या है, 3 से कम है, तो वो जो पॉइंट ए बी सी क्या है, कोलिनियर है, कोलिनियर है। अगर दोनों बातें सही हो जाती हैं तो उस सिचुएशन में ये थ्योरम प्रूफ हो जाएगा, ठीक है। चलिए तो हम क्या करते हैं, देखो प्रूफ का क्वेश्चन किसी भी चैप्टर से हो आपको इसी तरह करना है, पहले एक को मानोगे दूसरे को प्रूफ करोगे, जो भी दिया है उसको मान के दूसरे को प्रूफ करोगे, फिर इसको मान के उसको प्रूफ करोगे, ठीक है। इसको बोलते हैं सफिशिएंट एंड नेसेसरी कंडीशंस, ठीक है। ये नेसेसरी कंडीशन होता है और ये सफिशिएंट कंडीशन होता है, ठीक है। चलिए पहले हम क्या करते हैं, नेसेसरी कंडीशन के बारे में बात करते हैं, ठीक है। स्टार्ट करते हैं, सॉल्यूशन नहीं प्रूफ है ना, तो ऐसे प्रूफ ही लिख देते हैं। तो पहले नेसेसरी कंडीशन के बारे में बात करते हैं। द कंडीशन इज नेसेसरी ऐसा लिखेंगे तो अच्छा रहेगा, ठीक है। द कंडीशन इज नेसेसरी, ठीक है। अब इसके अंतर्गत हम क्या करने वाले हैं, मान लेते हैं कि जो पॉइंट्स है वो क्या है, कोलिनियर है, ठीक है। गिवन पॉइंट्स कौन कौन से, x1, y1, x2, y2, x3, y3 आर कोलिनियर, कोलिनियर एक ही यल होता है कोलिनियर में ना, नहीं डबल यल होता है, ठीक है। चलो कोलिनियर।
अब हमने क्या किया, इन पॉइंट्स को कोलिनियर मान लिया, तो हमको क्या प्रूफ करना पड़ेगा, ये जो ए मैट्रिक्स है इसका रैंक क्या 3 से कम है। ठीक है, वी हैव टू प्रूव दैट rank of matrix, wait a second, yeah, working, prove that the rank of matrix A is less than 3। इसको लिख दे, स्टेटमेंट फॉर्म में लिख देते हैं। ठीक है, इज लेस देन THAN3। ठीक है, चलो तो देखो यार, अगर आप यहाँ पे THAN की जगह THEN लिख दोगे कोई फर्क पड़ेगा, बहुत पड़ जाएगा। ठीक है, देखो जब भी आप कंपेयर करते हो, ठीक है, कंपेयर मतलब किसी भी दो ऑब्जेक्ट है, मान लेते हैं A है और B है, इनमें कंपैरिजन करते हो तो इनके बीच में जब साइन लगता है ना, तो वहाँ पे THAN क्या होता है, कंपेरिजन के टाइम यूज होता है। ठीक है, THAN, तो जब भी कोई भी दो ऑब्जेक्ट आ जाए, मान लो यहाँ पे देखो A है और यहाँ पे 3 है, इनके बीच में कंपैरिजन हो रहा है कि A का रैंक 3 से कम है, तो यहाँ पे THAN यूज होगा। ठीक है, ये बात बताया था केमिस्ट्री टीचर ने जब वो केमिस्ट्री का टेस्ट लिया था। चलो छोड़ते हैं उसको, अब हम क्या करते हैं, इसके रैंक को 3 से कम प्रूफ करते हैं। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। जो भी पॉइंट दे रखे हैं x1 y1 x2 y2 x3 yc, उससे हम क्या कर सकते हैं, किसी भी एक ट्रायंगल का एरिया निकाल सकते हैं। अभी कुछ टाइम पहले बताया था, हाँ बताया था। अब क्या करते हैं, उसी को यूज करते हैं। ठीक है, चलो, द गिवन पॉइंट्स आर कोलिनियर है, तो जो आपका एरिया ऑफ ट्रायंगल होगा वो भी क्या होगा, 0 के बराबर होगा। ये बात भी क्लियर है। चलो, तो इसको हटा दें, क्वेश्चन हटा दें क्या, चलो क्वेश्चन हटा देते हैं। ठीक है, क्वेश्चन तो मालूम ही है ना, प्रूफ रहना चाहिए। चलो, गिवन पॉइंट्स आर कोलिनियर, गिवन पॉइंट्स आर कोलिनियर, therefore area of triangle formed by these points must be equal to 0, ठीक है, that is half x1 y1 1, x2 y2 1, x3 y3 1 इज इक्वल टू 0। अब क्या करते हैं, हाफ को उधर डिवाइड कर दे, तो 0/1/2 मतलब 0 ही हो जाने वाला है, तो ये मिल गया। अब देखो हम क्या जानते हैं, कोई भी एक मैट्रिक्स है, मान लेते हैं 3x3 ऑर्डर का है, और इसका डिटर्मिनेंट निकाल रहे हैं 3x3 ऑर्डर का, और वो क्या अगर 0 के बराबर आ जा रहा है, मतलब उसका रैंक अब 3x3 से नहीं निकल सकता, अब 3 से तो कम ही होगा, कुछ भी होगा 3 से कम होगा। तो यहाँ पे देखो डिटर्मिनेंट का वैल्यू 0 आ चुका है, तो हम क्या बोलेंगे, हैंस द रैंक ऑफ गिवन मैट्रिक्स, ये यही तो ए मैट्रिक्स था ना, यही तो ए मैट्रिक्स था ना, कुछ याद आ रहा है, हाँ यही तो ए मैट्रिक्स था, तो हम क्या बोलेंगे, हैंस द रैंक ऑफ गिवन मैट्रिक्स इज लेस देन 3। ठीक है, hence the rank of given matrix A, rank of given matrix A is A मैट्रिक्स बना देना। ठीक है, यही मैट्रिक्स है ना, बना देना उसको, इज लेस देन 3। ठीक है, ये क्या हो गया, नेसेसरी कंडीशन हो गया। ठीक है, hence the condition is necessary, hence the condition is necessary। अब क्या करते हैं, सफिशिएंट कंडीशन की तरफ बढ़ता है। ठीक है, नेसेसरी, नेक्स्ट इसको पहले पूरा नोट कर लो। अब सफिशिएंट कंडीशन की तरफ बढ़ते हैं। ठीक है, इसमें क्या करेंगे, हम उल्टा करेंगे, इस बार मान लेंगे कि इसका रैंक 3 से कम है और वो पॉइंट क्या है, कोलिनियर है, हमको ये प्रूफ करना पड़ेगा। ठीक है, चलो इसको नोट करो पहले। चलो, अब नेक्स्ट बात करते हैं, द कंडीशन इज सफिशिएंट के बारे में। ठीक है, सफिशिएंट, इसके अंदर क्या मानते हैं, सपोज कर लेते हैं, क्या सपोज नहीं, मान लेते हैं, द रैंक ऑफ गिवन मैट्रिक्स ए इज लेस देन 3, ये मान लेते हैं। अब क्या करते हैं, उल्टा बात प्रूफ करते हैं। क्या प्रूफ करना है, कि वो तीनों पॉइंट्स क्या है, कोलिनियर है। ठीक है, वी हैव टू प्रूव दैट द थ्री ऐसे लिखते हैं ना, 3
पॉइंट्स कौन कौन से, x1 y1 x2 y2 x1 y1 नेक्स्ट x2 y2 नेक्स्ट x3 y3 आर कोलिनियर। इनको क्या करना है, कोलिनियर प्रूफ करना है। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। तो देखो यार, रैंक ऑफ गिवन मैट्रिक्स क्या दे रखा है, 3 से कम दे रखा है। रैंक ऑफ, सिंस रैंक ऑफ मैट्रिक्स ए इज लेस देन 3, मतलब ए मैट्रिक्स जो 3x3 ऑर्डर का होगा उसके डिटर्मिनेंट का वैल्यू 0 होना चाहिए। हाँ 0 होना चाहिए। तो क्या करते हैं, वही करते हैं। तो ऊपर वाला नोट कर लिया था, चलो हटा देते हैं इसको। तो क्या होगा, जो भी डिटर्मिनेंट बनेगा 3x3 ऑर्डर का उसका वैल्यू 0 के बराबर होगा। तो ए मैट्रिक्स क्या था, उसका डिटर्मिनेंट क्या होगा, x1 y1 1 x2 y2 1 x3 y3 1। इसका डिटर्मिनेंट क्या होगा, 0 के बराबर। क्यों, क्योंकि इसका रैंक 3 से कम है। और अगर हम क्या करें, दोनों साइड हाफ से मल्टीप्लाई कर दें तो कोई फर्क पड़ने वाला है, नहीं पड़ने वाला, क्योंकि हाफ इंटू 0 0 ही हो जाने वाला है। ठीक है, चलो तो देखो यार, ये जो फिलहाल हमारे पास दिख रहा है हाफ डिटर्मिनेंट ऑफ x1 y1 x2 y2 1 x3 y3 1, यही क्या होता है, एरिया ऑफ ट्रायंगल होता है। जब तीनों पॉइंट कोलिनियर होते हैं उस सिचुएशन में एरिया ऑफ ट्रायंगल 0 के बराबर हो जाता है। ठीक है, तो हम क्या बोलेंगे, हेंस द गिवन पॉइंट्स x1 y1 नेक्स्ट x2 y2 और x3 y3 आर कोलिनियर। नेक्स्ट क्या लिख देंगे, हैंस द कंडीशन इज सफिशिएंट, हैंस द कंडीशन इज सफिशिएंट। ठीक है, ये जिसको नोट करो। अब कुछ आगे की बात करते हैं। ठीक है, प्रूफ में आपको हमेशा यही करना पड़ेगा, एक को मान के दूसरे को प्रूफ करना पड़ेगा, फिर दूसरे को मान को पहले को प्रूफ करना पड़ेगा। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे वेरिएबल्स के टर्म में बात चल रही है, कोई आपके पास न्यूमेरिकल वैल्यू नहीं है, तो क्या आप सॉल्व तो कर नहीं सकते। तो प्रूफ करना है तो आपको दोनों तरीके से प्रूफ करना पड़ेगा कि अगर ए को मान रहे हैं दूसरा सही हो रहा है, तो अगर दूसरे को मान ले पहला भी सही हो जाए, तो मतलब हाँ हमारे पास थ्योरम जो बात बोल रहा है वो सही है कि जो गिवन मैट्रिक्स है उसके जो 3 पॉइंट्स है वो कोलिनियर होंगे अगर उस मैट्रिक्स का रैंक 3 से क्या हो जाए, कम हो जाए। ये बात प्रूफ हो गया। ठीक है, इसको नोट करो। कंटिन्यू करते हैं। अगला क्वेश्चन क्या दिया है, ए इज नॉन जीरो कॉलम एंड बी इज नॉन जीरो रो मैट्रिक्स सो दैट रैंक ऑफ ए बी इक्वल टू 1। ठीक है, एक ए नाम का मैट्रिक्स है जो क्या है, नॉन जीरो मतलब क्या, उसके एलिमेंट जीरो नहीं है, और वो कैसा मैट्रिक्स है, कॉलम मैट्रिक्स है। कॉलम मैट्रिक्स है। तो एक बात बताओ, अगर कोई भी बोलता है कि हमारे पास ए कॉलम मैट्रिक्स है तो उसके अंदर नंबर ऑफ कॉलम कितने होंगे और नंबर ऑफ रो कितने होंगे, नंबर ऑफ रो कितने होंगे। और बी के बारे में बात करते हैं। बी क्या है, वो भी नॉन जीरो मैट्रिक्स है, मतलब उसके एलिमेंट भी 0 के बराबर नहीं है, और वो कैसा है, एक रो मैट्रिक्स है। तो यहाँ पे भी बताओ, यहाँ पे नंबर ऑफ रो कितने होंगे और नंबर ऑफ कॉलम कितने होंगे। सोचो, कॉलम मैट्रिक्स मतलब कॉलम कितने होंगे, इन्फिनिटी होंगे, रो कितने होंगे, 1 होंगे। रो मैट्रिक्स मतलब रो इन्फिनिटी होंगे, कॉलम कितने होंगे, 1 होंगे। सही बात है, नहीं यहाँ पे भी गलत बात है, यहाँ पे भी गलत बात है। क्यों, क्योंकि कॉलम मैट्रिक्स का मतलब उसके अंदर कॉलम सिर्फ एक ही होगा, रो बहुत सारे होंगे। कॉलम मैट्रिक्स का मतलब कॉलम सिर्फ और सिर्फ क्या होगा, एक कॉलम होगा, रो कितने होंगे, बहुत सारे। तो मान लेते हैं जैसे हम रेंडमली n क्रॉस n ऑर्डर का मैट्रिक्स मानते हैं, तो ये रो मान लेते हैं n के बराबर है। और रो मैट्रिक्स है तो रो कितने होंगे, एक होंगे, कॉलम कितने होंगे, बहुत सारे होंगे। ठीक है, तो चलो यार पहले एक ए नाम का मैट्रिक्स बनाते हैं और एक ऐसा है कॉलम मैट्रिक्स है। ठीक है, इसके एलिमेंट को स्मॉल ए से डिनोट करते हैं। मान लेते हैं A11 A21 A31 डॉट 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 AN1। ठीक है, nth रो फर्स्ट कॉलम का एलिमेंट। अब क्या करना है, एक बी नाम का रो मैट्रिक्स बनाना है। इसके अंदर क्या होंगे, कॉलम बहुत सारे होंगे, तो इसके एलिमेंट को बी से डिनोट करते हैं। ठीक है, तो B1 1 कर लेते हैं, B1 2 कर लेते हैं, B1 3 कर लेते हैं, डॉट 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 कहाँ तक जाएगा, B1 n तक जाएगा। तो ये मिल गया हमको A मैट्रिक्स और B मैट्रिक्स। अब क्या करना पड़ेगा, इनको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। इसका ऑर्डर क्या है, n क्रॉस 1 है,
मतलब इसके अंदर कितने रो हैं, n रो, कितने कॉलम, 1 कॉलम। इसका ऑर्डर क्या है, ये 1 क्रॉस n का है। तो एक बात बताओ, अगर इसका ऑर्डर n क्रॉस 1 है, इसका ऑर्डर 1 क्रॉस n है और हम a इंटू बी करने वाले हैं, तो उस मैट्रिक्स का ऑर्डर क्या होगा, n क्रॉस n के बराबर होगा। हाँ, n क्रॉस n के बराबर होगा। अब पहले उस मैट्रिक्स को बनाते हैं, a b को मल्टीप्लाई करते हैं, ठीक है। इसको पकड़ेंगे, इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे, a11 b11। अब और कोई तो है नहीं, तो यहाँ पे आना पड़ेगा, a11 b12 a11 b13 डॉट 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 ऐसे मल्टीप्लाई करते जाएंगे। आखिरी एलिमेंट क्या मिलेगा, a11 b1n मिलेगा। नेक्स्ट दूसरे एलिमेंट को पकड़ते हैं, a21 b11 a21 b12 a21 b13 ऐसे मल्टीप्लाई करते जाएंगे। इसको जब यहाँ मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या मिलेगा, a21 b1n। ऐसे ही सब मल्टीप्लाई करते जाएंगे, आगे भी और नीचे भी। लास्ट में देखो हमको क्या मिलेगा, सिर्फ आखिरी लाइन अब लिखते हैं, ठीक है। जब इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या मिलेगा, an1 यहाँ मल्टीप्लाई करेंगे तो an1 b11 an1 b12 an1 b13। लास्ट में इसे मल्टीप्लाई करेंगे, जब ये और ये मल्टीप्लाई होगा तो क्या मिलेगा हमको, an1 b1n। ये क्या मिल गया, एक हमारे पास n क्रॉस n ऑर्डर का मैट्रिक्स मिल गया, ठीक है। अब हम क्या जानते हैं, इस मैट्रिक्स का डिटरमिनेंट निकालना पड़ेगा। इस मैट्रिक्स का डिटरमिनेंट निकालना पड़ेगा n क्रॉस n ऑर्डर का, और उसका वैल्यू 0 के बराबर दिखाना पड़ेगा। क्यों दिखाना पड़ेगा, क्योंकि उसका रैंक 1 के बराबर है। मतलब इसका, इस मैट्रिक्स का डिटरमिनेंट जो 2 3 4 5 6 7 जितने भी 1 से ज़्यादा वाले ऑर्डर के होंगे, सभी का डिटरमिनेंट 0 के बराबर होगा। ये बात क्लियर हुआ कि नहीं, क्योंकि उसका रैंक 1 दे रखा है। मतलब इस मैट्रिक्स के जितने भी 1 से बड़े वाले, 1 से बड़े ऑर्डर वाले, मतलब जैसे 2 ऑर्डर वाले, 2 क्रॉस 2 ऑर्डर वाले, 3 क्रॉस 3 ऑर्डर वाले, जितने भी पॉसिबल है, 4 क्रॉस 4 5 क्रॉस 5 n क्रॉस 1, जितने भी पॉसिबल है, सभी के डिटरमिनेंट का वैल्यू 0 होगा। ये दिखाना है हमको। तो देखो यार, हम जनरली तो इतने बड़े मैट्रिक्स को सॉल्व नहीं कर सकते क्योंकि n क्रॉस n ऑर्डर का है। तो हम क्या करते हैं, इसका एक छोटा सा सब मैट्रिक्स लेते हैं जिसका ऑर्डर क्या मान लेते हैं, 3 क्रॉस 3 ऑर्डर का है, ठीक है। तो एक तीसरा एलिमेंट भी लिख लिया जाए, तब ना 3 क्रॉस 3 का बनेगा। तो a31 को मल्टीप्लाई करते हैं b11 में, a31 b12 और क्या, a31 b13। चलो ये हो गया। अब क्या करते हैं, एक इसका छोटा सा सब मैट्रिक्स लेते हैं, ठीक है। ऊपर का हटा दें, क्वेश्चन ये था और ये a और b मैट्रिक्स था, ठीक है। a और b नॉन जीरो मैट्रिक्स है, इतना याद रखना, ठीक है। चलो अब क्या करते हैं, लेट एक्स c नाम का सब मैट्रिक्स लेते हैं, जो क्या है, इसके अंदर से ही निकला है, ठीक है। लेट c इक्वल टू a11 b11 a21 b11 a31 b11 a11 b12 a21 b12 a31 b12। नेक्स्ट a11 b13 a21 b13 a31 b13। ये क्या है, 3 क्रॉस 3 ऑर्डर का सब मैट्रिक्स है। इसका हम क्या करेंगे, इसके पहले डिटरमिनेंट की बात करते हैं। इसका डिटरमिनेंट निकालते हैं, कुछ उसका वैल्यू आएगा, फिर हम आगे की बात करेंगे, ठीक है। अभी हम क्या कर रहे हैं, इसका डिटरमिनेंट निकालने पे अपना फोकस कंसंट्रेट कर रहे हैं, ठीक है। तो इसका डिटरमिनेंट तो आसानी से निकल सकता है। एक सेकेंड, ब्लू किधर गया, यहाँ पे। चलो, तो डिटरमिनेंट ऑफ सी कितना मिलेगा, a11 b11 को बाहर रख लेते हैं, ये कैंसिल। तो a31 b13 साथ मल्टीप्लाई में a21 b12 माइनस a31 b12 a21 b13। नेक्स्ट माइनस a11 b12 को बाहर रखेंगे तो ये कैंसिल, यहाँ मल्टीप्लाई करो a31 b13 a21 b11। नेक्स्ट माइनस a31 b11 इंटू a21 b13, ठीक है। आई होप सही जा रहा है सभी, प्लस a11 b13, ठीक है। तो ये कैंसिल, ये बचा सिर्फ a31 b12 a21 b11 माइनस a31 b11 माइनस a21 b12। एक बात याद रखना, हमने रैंक के डेफिनेशन के बारे में क्या पढ़ा था, बस उतना याद रखना, सभी काम हो जाएगा। जब हमने रैंक का पहला क्लास लिया था तो वहाँ पे हमने आपको कुछ बातें बताई थी,
उसको याद रखना कि अगर कोई भी एक मैट्रिक्स है उसके डिटर्मिनेंट का वैल्यू हम निकाल रहे हैं और कुछ जीरो के बराबर नहीं आ रहा है और उसका कुछ ऑर्डर आर क्रॉस आर है, मतलब क्या स्क्वायर ही है, तो आर क्या बन जाता है, उसका रैंक बन जाता है। और अगर आर क्या किसी एक मैट्रिक्स का रैंक है तो जितने भी आर प्लस वन ऑर्डर वाले मैट्रिक्स के डिटर्मिनेंट होंगे उनका वैल्यू क्या होगा, जीरो के बराबर होगा। यही इंपॉर्टेंट डेफिनेशन के टाइम पे ही हमने बात किया था, अब उसका यहाँ पे यूज होने वाला है। पहले इसका क्या करो, वैल्यू निकालो, जीरो के बराबर आएगा। ठीक है, चलो मल्टीप्लाई करते हैं A11 B11, ऐसे ओपन करके मल्टीप्लाई कर देना। चलो यार इसको यहाँ मल्टीप्लाई कर दो और इसके साथ क्या मल्टीप्लाई कर देते हैं A11 B11। ठीक है, नेक्स्ट इसको यहाँ मल्टीप्लाई कर दो, माइनस के साथ हो गया और यहाँ पे ये प्लस के साथ हो जाएगा। ठीक है, A11 B12, नेक्स्ट ये प्लस में मल्टीप्लाई और यहाँ पे ये माइनस में हो जाएगा, क्या क्या A11 B13। चलो हो गया मल्टीप्लाई। अब क्या करो, बस ऑब्जर्व करो। पहले क्या करते हैं, किसको किसको ऑब्जर्व करें, यहाँ पे दो जगह माइनस है, नहीं यार एक ही जगह होना चाहिए था ना, ये आया कहाँ से, पहला एलिमेंट ये आया था और दूसरा एलिमेंट ये आया था, तो मल्टीप्लाई में यार माइनस में नहीं है। ठीक है, क्रॉस मल्टीप्लाई किया था ना, चलो हो गया कोई बात नहीं। चलो A11 B11 कहाँ पे दिख रहा है, A11 B11, A11 यहाँ पे है, B11 यहाँ पे है। नेक्स्ट A31 B13, A31 और B13, नेक्स्ट A21 B12, A21 B12, मतलब ये प्लस में ये माइनस में, ये जीरो हो गया। अब क्या करते हैं, A31 B12 कहाँ कहीं पे खोजो, A31 B12, A31 B12, हाँ यहाँ पे A31 B12, A21 B13, A21 B13, A11 B11, A11 B11, ये माइनस में ये प्लस में, ये जीरो हो गया। अब देखो ये भी एकदम रिवर्स पार्ट है, प्लस माइनस में, A11 B12, A11 B12, A31 B13, हाँ A31 B13, A21 B11, A21 B11, प्लस माइनस में ये भी जीरो, मतलब इसके डिटर्मिनेंट का वैल्यू क्या आ गया, जीरो के बराबर आ गया। ये क्या है, 3x3 ऑर्डर का है, इसके डिटर्मिनेंट का वैल्यू क्या आ गया, जीरो आ गया। तो हम क्या करेंगे, वो जो A इंटू बी मैट्रिक्स बनाया था उसके अंदर कोई और 3x3 ऑर्डर का मैट्रिक्स निकालेंगे जो क्या हो, बड़े वाले का छोटा सा हिस्सा हो। बड़े वाले का रैंक कितना था, सॉरी बड़े वाले का ऑर्डर कितना था, n क्रॉस n था। ये वाला मैट्रिक्स कैसे मिला, जब हमने क्या किया, इन 9 एलिमेंट्स को पकड़ा। तो देखो इसके अंदर n क्रॉस n एलिमेंट है, तो हम क्या कर सकते हैं, 3x3 का कोई दूसरा एक सब मैट्रिक्स बना सकते हैं। हम क्या जानते हैं, अगर ये n क्रॉस n का है और हम क्या कर रहे हैं, 3x3 का छोटा सा सब मैट्रिक्स बना रहे हैं, तो बहुत सारे सब मैट्रिक्स पॉसिबल है। और किसी एक के लिए भी अगर उसका डिटर्मिनेंट का वैल्यू जीरो के बराबर नहीं आ गया तो उसका रैंक क्या बन जाएगा, 3 बन जाएगा। लेकिन आप जो देख रहे हो A इंटू बी मैट्रिक्स जो भी आपने लिखा था, उसके अंदर आप कोई भी 9 एलिमेंट्स को पकड़ लो जो क्या 3x3 ऑर्डर में रखे जा सकते हैं, उनके अंदर उनका डिटर्मिनेंट हमेशा ही जीरो के बराबर होगा। ये बात आप खुद से भी करके देख सकते हो। ठीक है, उतना टाइम नहीं है हमारे पास, हम लिख के आगे बढ़ जाएंगे कि हियर all the possible 3x3 order matrices, सॉरी all the, इसको स्टेटमेंट फॉर्म में कैसे लिखते हैं यार, चलो लिखने की कोशिश करते हैं। ठीक है, इसका जीरो आ गया ना, here the determinant of all the possible matrices सब मैट्रिसेस लिखो अच्छा रहेगा, सब मैट्रिसेस ऑफ 3x3 इज इक्वल टू जीरो। तो देखो यार जितने भी 3x3 के पॉसिबल सब मैट्रिक्स हैं उनका वैल्यू जीरो के बराबर, लाइन क्या हुआ, चलो कोई बात नहीं, जितने भी 3x3 ऑर्डर के मैट्रिक्स पॉसिबल हैं उनके डिटर्मिनेंट का वैल्यू जीरो के बराबर आ रहा है। तो जितने भी 3+1, मतलब क्या, अरे यार क्या हो रहा है इसको,
3+1 जितने भी 4x4 वाले होंगे उनके मैट्रिक्स के डिटरमिनेंट का वैल्यू भी 0 होगा। जितने भी 5x5 वाले होंगे उनके मैट्रिक्स के डिटरमिनेंट का वैल्यू भी 0 होगा। जितने भी n×n वाले होंगे उनके मैट्रिक्स के डिटरमिनेंट का वैल्यू भी 0 होगा। कैसे 0 होगा? क्योंकि हमने अभी कुछ टाइम पहले ही बोला कि अगर किसी भी मैट्रिक्स का अगर रैंक r है तो जितने भी r+1 ऑर्डर वाले मैट्रिक्स होते हैं उनके डिटरमिनेंट का वैल्यू क्या होता है? 0 के बराबर होता है। मैट्रिक्स के पहले रैंक ऑफ मैट्रिक्स के पहले ही क्लास में हमने देखा था। तो हम क्या बोलेंगे? हियर all the possible submatrices of order 3x3 4x4 5x5 n×n is equal to 0। ठीक है, ऐसे लिख देना। Hence the determinant of all the possible submatrices of order 3x3 4x4 5x5 जितने भी हैं उनका डिटरमिनेंट का वैल्यू 0 के बराबर हो गया। ठीक है, तो अब क्या करेंगे? हम 2x2 ऑर्डर के मैट्रिक्स का डिटरमिनेंट निकालेंगे। चलो इसको नोट कर लिया था, अब इसको रफ करते हैं। अब क्या है? 2x2 ऑर्डर के मैट्रिक्स के डिटरमिनेंट की बात करते हैं। ठीक है, तो वो बड़ा वाला मैट्रिक्स तो हमने हटा दिया, लेकिन हमारे पास छोटा सा है, इसी में से पकड़ लेते हैं। मान लेते हैं डी नाम का मैट्रिक्स है जिसके अंदर A11 B11 है, A11 B12 है, A21 B11 है, A21 B12 है। ठीक है, अब इसका डिटरमिनेंट का वैल्यू निकालते हैं तो क्या क्या मिलेगा? A21 B12 into A11 B11 माइनस A11 B12 into A21 B11 सब सेम वही A21 B12 A21 B12 A11 B11 B11 मतलब इसका वैल्यू 0 आ गया। कुछ और पकड़ लेते हैं, मान लेते हैं इन चारों को पकड़ते हैं तो यहाँ पे A31 B13 इंटू ये मिलेगा इंटू ये मिलेगा। तो यहाँ पे भी देखो A31 B13 A31 B13 और A21 B12 यहाँ पे भी 0 होने वाला है। मतलब चेक भी कर लो आप, जितने भी 2x2 को भी पॉसिबल है उनके डिटरमिनेंट का वैल्यू भी क्या होने वाला है? 0 होने वाला है। ठीक है, हम क्या बोलेंगे? also the determinant of all the possible submatrices of order 2 will be equal to 0। तो देखो यार, जितने भी 2x2 के पॉसिबल हैं उनके डिटरमिनेंट का वैल्यू भी 0 हो गया। तो हम क्या करेंगे? अब 1x1 का निकालेंगे। अब 1x1 का जो भी मैट्रिक्स होगा उसके डिटरमिनेंट का वैल्यू कभी भी 0 के बराबर नहीं हो सकता। ऐसा क्यों बोल रहे हो? क्योंकि उसने बोल ही रखा था कि A और B क्या है? नॉन जीरो मैट्रिक्स है। ए और बी क्या है? नॉन जीरो मैट्रिक्स है। तो उनके अंदर कोई ना कोई एक जगह तो कोई ऐसा एलिमेंट होगा ना कि जो क्या हो? नॉन जीरो हो। नॉन जीरो मैट्रिक्स है मतलब क्या? उसके अंदर जीरो होगा ही नहीं। उसके अंदर जो भी एलिमेंट होंगे वो क्या होंगे? कुछ एक रियल नंबर, मान लो रियल नंबर होंगे। तो क्योंकि ए और बी नॉन जीरो मैट्रिक्स है तो अगर हम किसी एक सिंगल एलिमेंट को पकड़ लें तो उस सिचुएशन में उसके डिटरमिनेंट का वैल्यू तो जीरो हो ही नहीं सकता। तो देखो यार, हम क्या बोलेंगे? सिंस, नीचे दिख रहा है, चलो थोड़ा सा ऊपर ऊपर लिख देते हैं। सिंस ए इज नॉन जीरो मैट्रिक्स, ए एंड बी लिखो, इज नॉन जीरो मैट्रिक्स, therefore rank of AB will be equal to 1। ये बात कैसे बोला? जब हमने किसी एक सिंगल एलिमेंट को पकड़ लिया होगा, A11 B11 को पकड़ लो, इसके डिटरमिनेंट का वैल्यू 0 के बराबर हो ही नहीं सकता। तो हम क्या बोलेंगे? उसका रैंक क्या हो गया? 1 के बराबर हो गया। ठीक है, इसको नोट करो।